सवाल यह है कि क्या आज का बजट यूपी में योगी को दोबारा सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? क्या बजट योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर सीएम बनाएगा? यह सवाल इसीलिए क्योंकि बजट में जिन मुद्दों पर मोदी सरकार ने आज फोकस दिखाया, जिन योजनाओं के लिए फंड्स जारी करने का ऐलान किया, उससे यह बात कुछ कुछ समझ में आती है। बजट यूपी के लिए कैसे फायदेमंद होगा, हम उस पर थोड़ी सी आपको जानकारी दें। यूपी में बेरोजगारी अहम मुद्दा रही है, लेकिन इसकी काट के लिए बजट में बड़ा प्रावधान रखा गया है 60 लाख नौकरियां देने का। यूपी में सबसे अधिक युवा हैं, माना जा रहा है कि इसका सीधा लाभ यूपी को मिलेगा। गंगा किनारे बसे गांव को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, इससे गंगा किनारे 27 जिलों को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। साथ ही गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ भी होगा। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का बजट में ऐलान हुआ, इससे किसानों की बिजली के बिल में कटौती होगी। बात करें बुंदेलखंड की, तो यहां केन और बेतवा नदी को जोड़ने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिससे 9 लाख हेक्टेयर सूखी जमीन को पानी मिल सकेगा। एमएसपी फंड को 2,70,000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे किसानों के खाते में सीधे एमएसपी का पैसा पहुंचेगा। बजट में 80 लाख सस्ते घर देने का भी ऐलान हुआ, जिस अधिक आबादी वाले राज्य होने की वजह से इसका भी फायदा यूपी को सबसे ज्यादा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ की और इसे आम इंसान का बजट कहा। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। और अब हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ किसान नेता दर्शन पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जो हैं वो आरएलडी से जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। दर्शन पाल जी यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि इस बजट में किसानों के लिए क्या है? हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से पूरे देश का फोकस कृषि, खेती, किसानी कानूनों पर रहा, तो इस बजट में आखिर क्या खास किया गया ऐसा? देखिए, ये ऐसा बजट है जो सर्वसमावेशी है और जो दिखाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदर्शी सोच है, जिससे चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, मिडिल क्लास हो, सबके जीवन में बेहतरी आए। और आपने क्योंकि किसानों पे बात करी, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े किसानों के लिए ही दे देता हूं, किस तरह से उनका जीवन बदलेगा। सबसे पहले तो देखिए, जो कृषि विकास दर थी वो 3.9% हो गई है सौरभ जी, जो दिखाता है कि कैसे अब किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कृषि का बजट जो पिछले साल भी बढ़ा दिया गया था और रिकॉर्ड उत्पादन होने के बाद रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान किया गया। पिछले साल 1,48,000 करोड़ रुपए करीब था, ये बढ़ा के 1,51,000 करोड़ 521 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे अहम बात है, जो किसानों के लिए केंद्र योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि किसान सम्मान निधि, इसको 68,000 करोड़ कर दिया है, 3,000 करोड़ बढ़ाया है जी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किसानों को मिलती है, ये 20,762 करोड़ थी, इसको बढ़ा के 42,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यूरिया सब्सिडी जो 58,768 करोड़ थी, इसको बढ़ा के 63,222 करोड़ कर दिया है। और आपने बताया किस तरह से केन और बेतवा
नदी को जोड़ने का काम भी करेंगे, जिससे 9 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और मैं एक बात कहूंगा, आपने 60 लाख नौकरियां दिखाई, 76 लाख नौकरियों की बात इस बजट में है। पिछले 2 दशक से मैं बजट देख रहा हूं, मैंने नहीं देखा कि इस तरह से प्रतिबद्ध होकर सरकार बताए कि किस तरह से युवाओं को रोजगार मिलेगा। और एक दो चीजें और जो बड़ी अहम है, 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 80 लाख घर बनेंगे। आप सोचिए, अगर हर घर में 5 सदस्य हैं तो 4 करोड़ भारतीयों का जीवन बदलेगा, उनके घर की छत उनके सर के ऊपर होगी। और दूसरी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको 7.5 लाख करोड़ रुपए ये खर्चा किया जाएगा, जिससे फिर से रोजगार के अवसर मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। 35 ये बढ़ाया गया है। तो ये सब दर्शाता है कि एक सोच है जिससे रोजगार उत्पन्न हो, किसानों का भला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो। मैं जरा कुछ बड़े जो आंकड़े थे वो मैंने आपके समक्ष। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी हैं आपके विपक्ष में, और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ भी हैं, किसान नेता भी हैं। दर्शन पाल जी का चेहरा हम सब पहचानते हैं। किसान कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें प्रमुख भूमिका दर्शन पाल जी की रही। दर्शन पाल जी, इस बजट में बहुत सारी बातें अभी गौरव भाटिया जी ने गिनाई जो किसानों के हित के लिए की गई हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो या और तमाम चीजें। आपको लगता है कि इसमें खास फिक्र किसानों के लिए दिखाई है सरकार ने? देखिए, मेरे सामने एक फिगर है 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी की। हाँ जी, हाँ जी। ये पिछले साल फिगर थी 2.48 करोड़, यानी मेरे मुताबिक ये 0.11 कम कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो कम कर दी गई है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एमएसपी के लिए जो रकम रखी गई है, हमारा तो ये कहना था कि 8 से 9 लाख करोड़ जो है वो हमें पूरी 23 फसलों की खरीद के लिए चाहिए। एमएसपी पर अगर फसलें बिकती है तो इतने पैसे की जरूरत है, लेकिन इन्होंने रखी है 2.37 लाख करोड़। पिछले साल थी 2.4 लाख करोड़। तो ये कैसे मतलब एमएसपी की गारंटी करने जा रहे हैं, ये हमको तो ये पता नहीं चला। मनरेगा के लिए बजट कम कर दिया गया है, और खास करके इन्होंने पिछले साल स्टबल बर्निंग का कंपेंसेशन देने के लिए 700 करोड़ रुपया रखा था। इस बार बजट में है ही नहीं, जीरो है इसके लिए। तो ये जो हमें लगता है कि एफपीओ के लिए 700 करोड़ था पिछली बार, इस बार 500 करोड़ है। तो ये जो हमारा, ये मुझे लगता है कि ये बजट में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि किसानों को सजा देने के लिए, क्योंकि हमने आंदोलन लड़ा था, इसलिए बहुत सारे बजट में बल्कि हमारे लिए एक तरह की वो सजा देने की बात की गई है, रकमों को कम कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं, किसानों को जैसा ऐसा लग रहा है जैसे सजा देने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपने जो एक फिगर की बात की वो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं गौरव जी के साथ, वो सारे डेटा लेकर के बैठे हैं। गौरव भाटिया जी ने कहा कि पिछले साल एमएसपी खरीद जो थी उसका प्रावधान 2,48,000 करोड़ रुपए का था, इस साल घटा करके उसे 2,37,000 करोड़ कर दिया, यानी 11,000 करोड़ आप कम एमएसपी पे खरीदी करने जा रहे हैं। तो कैसे मान लें कि आप किसानों के हितैषी हैं? देखिए, दर्शन पाल जी ने ये प्रश्न पूछा, मैं आभारी हूं और इसकी वजह बताता हूं क्यों। दर्शन पाल जी, एक होता है बजट एस्टिमेट, और वर्ष जैसे जैसे आगे आता है वैसे एक रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये बता रहा हूं, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किसानों के लिए थी सौरभ जी। बजट एस्टिमेट पिछले साल 20,762 करोड़ था, लेकिन भुगतान कितना हुआ रिवाइज्ड एस्टिमेट में? 64,192 करोड़। वो बात ये मतलब लास्ट बजट में क्या था, इस बार क्या है? एक मिनट, मैं बता रहा हूं, प्रोडक्शन बढ़ेगी। सुनिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, वही बात बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो बताऊंगा। तो जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये जो 2,37,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है ना, ये सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। और इसमें भी अगर बढ़ोतरी करने की जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बजटरी एलोकेशन पिछली बार बजटरी एस्टिमेट कम था और इस बार ज्यादा है। और मैं एक बात आपसे और कह दूं, सौरभ जी, आप याद करिए, ये लोग कहते थे एमएसपी ही खत्म कर देगी ये सरकार।
जी। और प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि एमएसपी कभी खत्म नहीं करी जाएगी। आज सर्वविदित हो गया है, वही लोग जो कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी आश्वासन देते थे, किस तरह से रिकॉर्ड बजट एमएसपी के लिए रखा गया है। चलिए ठीक है गौरव जी। 2,37,000 करोड़ का, जो हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। आप ये कह रहे हैं कि एक एलोकेशन अलग चीज है और एक्चुअल खरीदी कितनी होती है वो अलग चीज है और उसके लिए अलग से प्रावधान किए जाते हैं, वो बढ़ सकती है आगे, तभी मैंने उदाहरण दिया। मैं दर्शन पाल जी कमेंट उस पर ले लूंगा। दर्शन जी एक मिनट में जरा बाकी मेहमानों को इन्वॉल्व कर लूं, मैं आपके पास आ जाऊंगा दोबारा। हमारे साथ आरएलडी से संदीप चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब देखिए, खूब किसानों की बात होगी और आप चूंकि बजट चुनाव के इतना नजदीक आया है तो लोग इसे जोड़ के भी देखेंगे। अब हम खेती किसानी की बात करेंगे तो गौरव भाटिया जी की पार्टी जो है वो उन तक बातें पहुंचाएगी कि देखिए एमएसपी तो हमने बढ़ा दी है, हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, गौरव भाटिया जी हमारे बड़े भाई हैं और हम इनको समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर देखते रहे और सुनते रहे। आजकल बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के साथ हैं। तो जहां तक किसानों की बात आती है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता हो जो 2014 में घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगना हो जाएगी, तो मैं आज के बजट पे यकीन कर सकता हूं। अगर आपको लगता हो 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं, तो मैं आज के 60 लाख पर विश्वास कर सकता हूं। अगर आपको लगता हो कि 100 स्मार्ट सिटी बस गए हैं, तो मैं आज के बजट पर विश्वास कर सकता हूं। तो मैं आपको कितनी चीजें बताऊं जो आज तक तो केवल और केवल झूठ साबित हुआ है। आगे हम किस तरीके से यकीन कर ले। जो आप किसानों की बात कर रहे हैं सौरभ भाई, आप भी हमारे समाज में लगातार मिले जुले रहते हैं, तो आपने 1 साल तक किसानों की हालत देखी है। चारों तरफ किस तरीके से किसानों की बात सुनी जाती है, 20 दौर की बातचीत हो जाती है। मुझे लगता है चाइना और पाकिस्तान से भी 20 दौर की बातचीत नहीं हुई होगी आज तक, जो अपने किसानों से होती है। और जो शब्द पाकिस्तान और चाइना के लिए यूज नहीं किए जाते, वो अपने किसान भाइयों के लिए यूज किए गए। तो बड़ी दर्द की और शर्मनाक स्थिति है जहां आज एमएसपी की बात आ रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से 3 काले कानून आए थे, जिन्हें किसानों ने काले कानून का नाम दिया, इसी तरीके से आप एमएसपी का कानून लाकर दे देते इनके हाथ में। वो तो बात देखिए, वो इनके और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी होनी चाहिए। नहीं, वो विषय तो है ही, उसमें तो दर्शन पाल जी स्वयं खुद ही जुड़े हुए हैं। इनका मैं उत्तर दे दूं। गौरव जी एक मिनट नहीं, सवाल यह है कि अभी आप गौरव जी ने कहा, दर्शन पाल जी के पास ही जा रहा हूं दोबारा। उन्होंने कहा कि भाई आप कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है, इससे बड़ी और क्या सबूत चाहिए कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है? दर्शन पाल जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट का प्रावधान जो होता है ये बहुत देर से हो रहा है और किसानों ने संघर्ष करके इसको बचाया हुआ है, एफसीआई को भी बचाया हुआ है। अभी हमने 7,000 मंडियों को भी बचा लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बजट चाहिए था, इन्होंने बजट नहीं दिया बल्कि बजट को कम कर दिया गया है। तो हमें चाहिए 42,000 मंडियां, देश में 7,000 मंडी है। हर किसान को 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं जाना चाहिए, ये नेशनल फार्मर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। लेकिन दर्शन पाल जी, ये तो आपको घर बैठे अनाज बेचने की छूट दे रहे थे, वो आपने ली नहीं। आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर नहीं चलना चाहिए। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रबी और खरीफ के सीजन में गेहूं और पैडी के लिए स्पेशल बोला गया। तो ये जो गेहूं और पैडी तो हम पंजाब हरियाणा में पहले भी बेचते हैं। हाँ जी। 23 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, उसकी खरीद यकीनी होना चाहिए। उससे लिए ये 17 लाख करोड़ कहते हैं, हम कहते हैं कि 8 लाख करोड़ से काम चलेगा। चलिए ठीक है, 8 लाख करोड़ का बजट में ये बात मैं आपने पहले भी कही। अच्छा ठीक, ये जब आप सरकार से बात करेंगे तो ये विषय जरूर उठेगा। आपके पास एक आंकड़ा है कि इतनी रकम की जरूरत है हमें, अगर आप कानूनी रूप से वाकई हमारे एमएसपी देने के लिए अच्छे दिल से आप चाहते हैं। तो मैं इसमें लाना चाहता हूं विजय सरदाना जी को। सरदाना साहब, दर्शन पाल जी कह रहे हैं कि जो 2,37,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, 2,37,000 करोड़ का, इससे काम नहीं होगा। एमएसपी पर अगर आपको फसल उठानी है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए बजट में दीजिए, तब काम बनेगा। दर्शन पाल जी को चौधरी चरण सिंह की किताब पढ़ लेनी चाहिए अगर ये अपने आप को किसान नेता बोलते हैं। चौधरी साहब ने साफ कहा था कि सरकार को किसानों का अगर फसल लेंगे एमएसपी पे, तो किसान वो फसल उगाता रहेगा जिसको देश की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कृष्ण पाल जी ये नहीं चाहते कि किसान से जुड़े, बाजार से जुड़े किसान और वो चीज उगाए जिसकी देश को जरूरत है। आज एमएसपी की ट्रेजेडी क्या है हमारे देश में?
पंजाब का किसान वो फसल उगा रहा है जिसकी देश को जरूरत नहीं है, और जिस चीज की जरूरत है वो हम आयात कर रहे हैं। और रही बात 23 फसलों की, तो सर बाकी जो किसान हैं वो क्या देश के किसान नहीं है? सिर्फ ये 23 फसलों वाले ही देश के किसान रह गए? बाकी मुर्गी का किसान क्या करेगा, डेयरी का क्या करेगा? अगर सारी फसलें जोड़ दे तो 35 लाख करोड़ बचता है। 35 लाख करोड़ तो आपका देश का बजट नहीं है, तो देश बंद करके दर्शन पाल जी को दे देते हैं, देश चलाएं। तो सर पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप सरकार बना लीजिए, पंजाब की इकोनॉमी चला के दिखा दीजिए कि कैसे पंजाब की सरकार आपके नेतृत्व में सारी फसल खरीदेगी और पंजाब को खुशहाल बनेगी, बाकी राज्य उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जी ठीक। लीड बाय एग्जांपल कहने से क्या होगा? पुष्पेन चौधरी आपको जवाब देना चाहते हैं। पुष्पेन जी, हमारे सम्मानित नेता हैं दर्शन पाल जी, वो तो 8 लाख करोड़ रुपए की फिगर बता गए। इस विषय में 31 दिसंबर अभी जो 1 महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन। और ये आपने सरदाना भाई, आप हमारे मित्र और हम पे नजर भी रखते हो और निश्चित पड़ा होगा। सारी एमएसपी की फसलों की जो कीमत है वो टोटल 12 लाख करोड़ रुपया है, इसमें मैंने बताया है, इसका एस्टिमेट है। ये खुद जो है जब राजनाथ सिंह जी के साथ और तमाम लोगों के साथ, कृषि सचिव के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें तस्दीक हुआ। उसमें से मात्र जो है, क्योंकि 4 लाख करोड़ की फसलें जो है वो मार्केट में नहीं आती, किसान खुद कंज्यूम कर लेता है, बीज के रूप में प्रयोग होती हैं या आपस में एक्सचेंज हो जाती है। 8 लाख करोड़ की एमएसपी की फसलें मार्केट में आती हैं, उसमें से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, या सरकार खरीद रही है या शुगर केन जो एमएसपी के रेट पे बिकता है। प्राइवेट सेक्टर केवल 4 लाख करोड़ की फसल खरीद रहा है, आज वो उसको 3 लाख करोड़ में खरीदता है, 25% डाउन। तो इसमें केवल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा अतिरिक्त आना है। ये बहुत स्पष्ट रूप से इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, आपने ना पढ़ाओ तो लिंक आपको भेज दूंगा, पहली बात। खैर, इसमें इस विषय पे आज हम नहीं जा रहे, आज हम बजट पे जा रहे हैं। बजट के कुछ जो चीजें आई है मैं उसको स्पष्ट कर दूं और बड़ा बैलेंस तरीके से मैं बोलूंगा दोनों तरह की चीजें। पिछले साल जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट था वो 1,55,000 करोड़ था। रिवाइज्ड एस्टिमेट बता रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट मैंने आज निकाले हैं, स्टडी किए हैं और आपने भी किए होंगे। वो घट के 1,38,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से मनरेगा, जिसमें 98,000 करोड़ रुपए खर्च पिछले साल हुए थे, वो 73,000 करोड़ रुपया किया है। कृषि मंत्रालय का बजट था 1,26,000 का, वो 1,32,000, छोटा 5-6,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मतलब बढ़ाया है इसमें। पशुपालन डेयरी का 4,000 से 6,000 करोड़ रुपए, और उर्वरक विभाग जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो 1,40,000 करोड़ से घटा के 1,05,000 करोड़ रुपए कर दी गई। जी ठीक है। चारों का जोड़े हैं तो पिछले साल का 4,26,000 था, इस साल का 3,82 है, जो 10% कम है मॉनिटरी टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में। यदि इसमें मैं इन्फ्लेशन का वो भी लगाऊं जो अर्थशास्त्री लगाते हैं, तो ये 15% कम है पिछले साल का। ये 4 विभागों का बजट, ठीक है। इसके साथ साथ लेकिन कुछ अच्छी योजनाएं भी इन्होंने शुरू की हैं, उसका जिक्र मैं मुझसे जब आप अगले बार पूछेंगे बताता हूं। ठीक है, आपकी बात का जवाब अजय आलोक जी दे दें कि किसानी से जुड़े विभागों का तो बजट कम कर दिया जा रहा है, एमएसपी खरीद का एलोकेशन कम कर दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि देश को एक समग्र बजट की जरूरत थी, जो ये समग्र बजट आया है। पहली बार एक सरकार की तारीफ भी मैं करता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद भी पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, और एक ऐसा बजट जिसमें देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें किसानों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें गंगा नदी की सफाई हो रही है, ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा हो रही है। प्राइमरी फोकस किसानों पर रहा, तब भी दिक्कत है। खैर, मैं बजट से बहुत संतुष्ट एक बिहार के रहने के कारण मैं नहीं हूं, क्योंकि हमारी मांग ये थी कि जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों का मॉडल होता है, उस तरह से पिछड़ों राज्यों के लिए भी मॉडल होना चाहिए। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन जैसे राज्यों के लिए उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। स्पेशल स्टेटस आप दे नहीं रहे हैं क्योंकि प्रावधान खत्म हो गया है, लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं दीजिएगा तो विशेष सहायता तो देनी होगी। प्रधानमंत्री जी का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को मिला। बिहार कहां से कहां प्रगति कर रहा है। पिछले 15 वर्षों से लगातार हम 10% प्लस की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी नेशनल एवरेज अचीव करने में बिहार जैसे राज्य को इसी पेस पर अभी कम से कम 15 साल लगेंगे। यही हाल उड़ीसा का, यही हाल झारखंड का भी है। तो मेरी बस ये अपील है कि जिस तरह से पूर्वांचल राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बिल्कुल एक अलग आयोग बना के एक अलग कमेटी की गई है, उसी तरह पिछड़े राज्यों के लिए भी इसी तरह की कमेटी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि अब स्पेशल स्टेटस का प्रावधान नहीं है। जहां तक रहा बाकी चीजों में इस बजट का, तो ये पूर्ण रूप से समावेशी बजट है जिसमें सबको शामिल किया गया है ठीक और ठीक है। हर फैक्टर पे ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंफोसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो आने वाले 2-3 साल में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और प्रोग्रेस ही जनरेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आपने एक बात कही, आपने कहा कि चुनावी मौसम होने के बावजूद ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, लुभावना बजट, ऐसे लोगों को लुभाने के लिए बजट नहीं बनाया गया है। एक दूरदर्शी सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया है। क्या आज का मोदी सरकार का बजट चुनावी बजट है? क्या आज का बजट समावेशी बजट है? क्या ये किसानों को पसंद आने वाला बजट है? बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी हैं, किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। गौरव भाटिया जी, ब्रेक से पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी ने कई सारे आंकड़े देकर के बताया कैसे सिस्टमिकली खेती से जुड़े, एग्रीकल्चर से जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन कम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो दर्शन पाल जी ने कहा था 8 से 9 लाख करोड़ चाहिए अगर आपको सारी फसलों को एमएसपी देनी है, उन्होंने अपना एक फिगर बताया, उनका 1 लाख करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा सरकार दे देगी तब भी ये काम हो जाएगा। देखिए, कुछ तथ्य जो है वो मैं आपके समक्ष रख दूं, क्योंकि दर्शकों को ये हक है कि वो सही तथ्य जाने। और पुष्पेंद्र जी ने जो बात कही, हो सकता है कि उनके पास जानकारी का अभाव हो, मैं नहीं मानता हूं कि वो गलत बात रखेंगे चैनल पे। लेकिन सबसे पहले देखिए, मनरेगा की बात हुई। सौरभ जी, मैं एक बात यहां स्पष्ट करूं, मनरेगा का जो बजट एस्टिमेट था पिछले साल का, वो 73,000 करोड़ था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि जरूरत ज्यादा है तो 98,000 करोड़ रुपए रिवाइज किया गया, 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारे किसान भाइयों को भी कोई कमी लगेगी तो उसको रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन जो बजट एस्टिमेट पहले का था, पिछले साल का और इस साल का, वो तुलना में बढ़ा है, वो घटा नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वादा 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो किस्त गई है, सालाना 6,000 रुपए, क्या वो पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने? अभी क्योंकि कहा जा रहा था कि ये वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। मैं एक और बात आपके समक्ष रख दूं, 1.5 गुना एमएसपी होगी। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की सिफारिश 2006 में आई। सौरभ जी, 8 साल ठंडे बस्ते में रही ये रिपोर्ट, किसने लागू करी? फॉर्मूला पे तो हम बहस कर सकते हैं, लेकिन लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। अब आते हैं गन्ना किसानों पे। आरएलडी के प्रवक्ता यहां बोल रहे थे, ये साइकिल में जाके बैठे हैं। जब सपा की सरकार गई सौरभ जी, तो गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ रुपए बकाया था। योगी आदित्यनाथ जी ने वो 11,000 करोड़ रुपए बकाया भी दिया और रिकॉर्ड भुगतान 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को किया। सपा ने 95,000 करोड़ किया था। यह सब दर्शाता है कि किसान भाइयों की उम्मीदें भी श्री नरेंद्र मोदी जी से हैं। और मैं कांग्रेस की राजनीतिक प्रक्रिया पढ़ रहा था, अंत करूंगा इस बात पे। वो कह रहे थे ये लॉलीपॉप बजट है। आप बताइए, 51 साल की उम्र में कोई अपरिपक्व नेता लॉलीपॉप बजट कहे? लॉलीपॉप बजट ये होता है जो 500 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के 2013-14 के बजट में छोड़ के जाता है और पूरा नहीं करता वादा। और 35,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन अगर किसी ने लागू करी तो वो हमारी सरकार ने। गौरव जी, ठीक है, तो कम से कम लॉलीपॉप बजट। कांग्रेस पार्टी के अब यहाँ पर प्रवक्ता नहीं, तो आपकी बात का जवाब दे देते। चर्चा में अब हमारे साथ स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी भी जुड़ गए। योगेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, आज के इस बजट को आप किसान की नजर से अगर देखें पहले, तो कैसा पाते हैं? भाई सच कहूं तो मुझे तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से बदला ले रही है। ये सरकार जो किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हुई, अब इतनी तिलमिलाई हुई है कि किसानों से बदला ले रही है। अब आप देखिए, 90 मिनट के भाषण में हमारी वित्त मंत्री को 2-2.5 मिनट मिले किसानों के बारे में कुछ सरसरी सी बात करके आगे चली गई। चलिए, वो तो केवल डायलॉग की बात है। इस बजट में अगर कोई एक और केवल एकमात्र चीज होनी चाहिए थी तो वो थी डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। अब आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी पत्रकार हैं। पिछले 6 साल से अगर इस देश में कोई एक गाजा बाजा बज रहा है, डमरू बज रहा है, तो वो ये है 6 साल में किसान की आमदनी डबल, 6 साल में डबल, 6 साल में डबल। सुनते सुनते कान सबके पक गए होंगे, उम्मीद भी बंध गई होगी कि भाई 6 साल बाद कुछ कमाल होने वाला है। हर बजट स्पीच के अंदर वित्त मंत्री ने कहा 6 साल में डबल। पिछली बार भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार कमिटेड है 2022 में किसान की आय डबल होगी। एग्जैक्टली ये शब्द हैं उनके पिछले साल की स्पीच में भी।
और जब 2022 आया तो वित्त मंत्री चुप, एक शब्द नहीं इस पूरी स्पीच के अंदर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। कहां डबल हुई भाई? कम से कम यही बता देती कि नहीं कर पाए, कम से कम यही कह देती क्यों नहीं कर पाए, ये कह देती अब कब तक कर देंगे। पहली बात। दूसरा, ये वो बजट था जबकि 2 साल तक देश बड़ी बुरी अवस्था में रहा और किसान को ये उम्मीद बंधी थी कि भाई किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। इकोनॉमिक सर्वे भी इस बात को कहता है। तो उम्मीद बंधी थी कि भाई इसका कोई इनाम मिलेगा। जो किसान सम्मान निधि है, निधि को बढ़ाया जाएगा क्योंकि 6,000 रुपए की शुरू हुई थी, डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के चलते चलते अब 5,000 उसकी वैल्यू बच गई है, उसको बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का छोड़िए, वास्तव में कृषि क्षेत्र के अंदर एलोकेशन कम कर दिया। गौरव भाटिया बैठे हैं और वो जरूर मेरे से झगड़ा करेंगे, मैं उनको फिर बता दूं, बजट में कौन सी चीज घटती है कौन सी बढ़ती है उसका पैमाना होता है, या तो आप जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखते हैं या बजट के प्रतिशत के रूप में देखते हैं। बजट के प्रतिशत के रूप में एग्रीकल्चर को पिछले साल 4.26% मिला था, जो कि इस बार घटाकर 3.86% कर दिया, 8.4% कर दिया गया। ठीक है। और ये छोटी बात नहीं है, इसमें इसका मतलब है कम से कम 16-17 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है रियल टर्म्स में फार्मर को। रूरल डेवलपमेंट पे 5.6% से घटा के 5.3% कर दिया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना उसमें कम कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि का नोशनल बढ़ा है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखिए तो घटा है। ठीक है सर। जो किसानों को एमएसपी देने का आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया वो बिल्कुल भ्रामक और झूठ आंकड़ा है। वो इस बात को दबा गई कि पिछली बार से कम दिया गया है एमएसपी इस बार। इस बात को वित्त मंत्री ने छुपा लिया। इसलिए मैं कहता हूं ये बजट जो है ये तो किसान से बदला लेने का बजट है। ठीक है योगेश जी, अभी आपने जो बहुत सारी बातें कही वो पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे कह चुके हैं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि अभी दर्शन पाल जी थे, डॉक्टर दर्शन पाल ने और आपने दोनों ने अपनी बात की शुरुआत बिल्कुल एग्जैक्टली एक से शब्दों से कही कि ये बजट ऐसा लगा कि किसानों को सजा देने वाला है या किसानों से बदला लेने वाला है। उस बात का जवाब उस वक्त गौरव भाटिया दे चुके थे, लेकिन भावना तो सबके मन की यही है भैया। जी हाँ ठीक, लेकिन मैं गौरव भाटिया से जानना चाहूंगा आपकी बात का जवाब। जी गौरव जी, और विजय जी भी बैठे हैं या विजय जी भी देंगे आपकी इनके बाद? जी सौरभ जी देखिए, सर्वप्रथम तो वित्त मंत्री जी की जो प्रेस वार्ता हुई, अगर योगेंद्र यादव जी मेरे भाई हैं सुन लेते तो ये प्रश्न पूछा गया था किसानों की इनकम दुगनी कैसे करेंगे। तो जो मैंने आपको अभी तक बताया तब योगेंद्र जी चर्चा में नहीं थे और वही प्रेस वार्ता में भी बताया गया था। लेकिन एक बात पे मुझे बड़ा अचंभा हुआ, योगेंद्र यादव जी वो व्यक्ति हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं और ऐसे कई और लोग भी थे, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई ना तो इन्होंने कहा ये किसान की सम्मान निधि नहीं है, ये किसान की अपमान निधि है। आज ये लोग कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए था। मतलब अच्छी है ना तो फिर अपमान निधि क्यों बोलते थे आप लोग, ये नहीं समझ पाए। दूसरी बात, कृषि विकास दर जो है वो 3.9% हो गई, बढ़ रही है। मतलब किसान बेहतरी की तरफ जा रहा है और रिकॉर्ड खरीद, रिकॉर्ड भुगतान इस साल हुआ है। एक बात जो ये बार बार कहते हैं, मैं फिर से दर्शकों के लिए बता दूं, कृषि बजट कितना था पिछले साल? 1,48,301 करोड़ रुपए बजट एस्टिमेट, और इस साल कितना है? 1,51,521 करोड़ रुपए। ये बड़ा है। इसकी तो वो जवाब यही तो वो कह रहे थे गौरव जी, यही कह रहे थे ना, ये तुलना भ्रामक है, तुलना होनी चाहिए परसेंटेज में, या तो जीडीपी के या बजट के। अच्छा सौरभ जी, ये भी मैं बता रहा हूं, इसकी भी बात अगर ये आंकड़े सामने आ जाए, देखिए कैसे ये लोग भ्रम फैलाते हैं। आप बताइए, महामारी चल रही थी, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन में भी दिक्कत थी, और उसके बावजूद जो एब्सोल्यूट नंबर्स है बजट बढ़ता है। ये लोग ये नहीं देखेंगे कि महामारी में भी किसान परिवार का ध्यान रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और एक ये बात समझिए, इन्होंने कहा जो बीमा योजना थी उसका बजट घट गया है। जो पिछले साल 16,000 करोड़ था, इस बार भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये भूल गए बताना, किसान भाइयों के लिए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब जो कर्जा उन्हें मिल सकता है,
उसमें 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गौरव जी, है। ब्रेक लेना तो ये होगा नई मुझे। स्कीम है। ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है ठीक है, ठीक कि है। हमने नई योजनाएं भी जोड़ी है और पुराने को बरकरार रखा है। योगेंद्र जी, लेकिन ये अच्छी बात गौरव जी और योगेंद्र जी बताई। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि ये बजट किसानों से बदला लेने के लिए तैयार किया गया है, ऐसा लगा। गौरव भाटिया जी ने उसका जवाब दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन था योगेंद्र जी को, तो वो फिर अपनी बात कह लें, उसके बाद विजय जी आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जी। सौरभ भाई, पिछले 6 साल से ये सरकार डंके की चोट पे कह रही है ना कि 6 साल में डबल कर देंगे, कह रही है, सच्ची बात है ना? जी ठीक। हर वित्त मंत्री के हर भाषण में बोला गया ना, 2016 से बोला गया ना, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दे रहे हैं, पूरे उसके अंदर एक शब्द नहीं बोल रहे। मैं चाहता हूं गौरव भाटिया जी, आप देश के सामने बता दीजिए कि 6 साल पहले किसान की आमदनी कितनी थी, आज कितनी है, क्या दुगनी हो गई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कब तक होगी, और ये क्यों आप 6 साल तक दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे? इसका उत्तर तो मिलना चाहिए ना। बाकी आए बाएं की बातें बाद में होती रहेंगी। इस एक प्रश्न का उत्तर अगले 15 मिनट में आप दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं और मैंने नहीं कहा था 6 साल में होगी, इन्होंने आपकी डबल बात ठीक बजाया है था, कि ये इन्हीं का बात दावा था। आपकी बात पूरी तरह ठीक है कि ये दावा था और ये वादा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। विजय सरदाना जी एक बार इस चर्चा में आ जाएं। विजय जी बताइए, दो विषय हैं, एक तो किसान की आय दुगनी हो गई क्या, और अभी यहां ये भी दावा किया गौरव जी ने कि स्वामीनाथन कमेटी की वो डेढ़ गुना करने वाला काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या ये सच है? देखिए, आपको सत्यों को जानने के लिए ना लॉजिक पे आना होगा। दुख की बात इस बात की है कि हमारे जो किसान नेता हैं उनके लॉजिक वो ही समझ सकते हैं, और इसीलिए इस देश के किसान का बुरा हाल है। इनका यह कहना था कि साहब परसेंटेज के बेसिस पे बजट एलोकेशन होता है। कहीं ऐसा हुआ है आज तक? आपको जरूरत के हिसाब से आप बजट एलोकेट करते हो या परसेंटेज पे एलोकेशन होता है? क्या आप घर में ऐसे ही करते हैं कि बच्चे की, आपकी अगर तनख्वाह डबल हो गई तो बच्चे की पॉकेट मनी डबल हो गई, माँ बाप की दवाई का खर्चा भी डबल एलोकेट कर दिया, घर में बिजली का बिल भी डबल कर दिया, खाने का बिल भी डबल हो गया? ऐसा होता है क्या? या कुछ भी बोलना है जस्ट बिकॉज कि आपने एक किसानों को मिसलीड करने का ठेका ले रखा है तो इसलिए आप कुछ भी बोलते रहेंगे? तो कुल मिला के बात यह है कि इस देश के किसान की ट्रेजेडी यह है कि उनके नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता, और वो भी छिछली राजनीति के अलावा। रही बात किसानों की आमदनी डबल होने का, जो महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित रूप से किसान की आमदनी डबल नहीं हुई है, लेकिन किसान की आमदनी के सोर्स क्या है, पहले आप उस पर आइए। किसान को उसकी फसल का पैसा दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो कंज्यूमर देगा जो खरीदेगा, या सरकार सब्सिडी देगी। हमेशा दुनिया में यही होता है कि अगर आज हम और आप, अगर कंज्यूमर का पैसा है, अगर मैं 50 रुपए की सब्जी ले रहा हूं तो किसान पे 5 रुपए क्यों पहुंच रहा है? ये बीच में किसान का हक कौन मार रहा है? अगर किसान को कंज्यूमर का अगर 50% भी मिल जाएगा तो किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। इसीलिए वो कानून लाए गए थे। लेकिन किसान की आमदनी को ना बढ़ने देने के लिए इनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे। इन्होंने कहा वो काले कानून है। आज तक बता दें कौन सी लाइन काली थी? आज तो बता दो। नहीं, बट विजय जी आप ये कह रहे हैं कि वो कानून लागू हो जाते तो किसान की आमदन दुगनी हो जाती है, असलियत में होती यही है। आप कितना सब्जी का देते हैं और आपके किसान को कितना मिलता है? बीच का पैसा कौन मारता है? आज तक किसी किसान नेता ने यह नहीं कहा कि बिचौलियों को हटाया जाए ताकि किसानों को आपकी बात का मतलब तो ये निकल रहा है कि किसान नेताओं की वजह से किसान की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है योगेंद्र जी और पुष्पेंद्र जी। योगेंद्र जी बोलिए, आप ही बोलिए पहले। सुधार नहीं चाह रहे किसान नेता, बाजार का सुधार नहीं चाह रहे। ठीक है, ये चाहते हैं बिचौलिए। ठीक है, ठीक है। किसानों की आमदनी कम रहने की वजह आप ही लोगों को बताया जा रहा है। मिलाई हुई है, विजय जी भी तिलमिलाए हुए हैं। आपने इनके नाम के आगे चूंकि अर्थशास्त्री लिख दिया है, इसलिए मैं कुछ पूछ लूं इनसे कि गुरुजी हम तो मूर्ख हैं, आप अर्थशास्त्री हो, क्या रियल और नॉमिनल का अंतर समझते हैं आप? अगर आपकी परिभाषा से जाए मेरे मालिक, मेरे गुरु, तो इसका मतलब है कि नेहरू की सरकार ने जो किया, ऐसा है, इसका मतलब है हो जाइए, थोड़ा चुप करना भी सीखिए। तिल मिलाए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा नहीं विजय जी, मैंने मौका दिया, मुझे लगा आपकी बात पूरी हो गई, मेरे कहने पर ही बोल रहे हैं। आप उनकी बात बोल लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, समय है मेरे पास। विजय जी सुन लीजिए।
सरकारी और दरबारी लोग दोनों तिल मिलाए हुए हैं। आपके दिल का दर्द मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब सुन भी लीजिए ना थोड़ा सा। अगर इनकी परिभाषा से जाएं, जो अपने आप को अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अब चुप हो जाइए ना थोड़ा। अच्छा योगेंद्र जी आप बोलिए। जिन्हें आप अर्थशास्त्री कह रहे हैं, इनकी परिभाषा से जाएं तो भाई हर सरकार हर साल अपना बजट बढ़ा देती है उसके। अरे यार थोड़ा चुप तो करना अच्छा चाहिए। विजय जी प्लीज, विजय जी एक मिनट, योगेंद्र जी की आवाज है, मैं कह रहा हूं इनका जरा माइक बंद करवा दीजिए ना। आप बोलिए। तिल मिलाए हुए हैं, परेशान है बेचारे। नहीं उनको मौका दूंगा मैं। अगर इनकी परिभाषा, जिन्हें आप अर्थशास्त्री कह रहे हैं, शायद मेरा कई बार इच्छा होती है कि एमए के फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन करवा दें कुछ लोगों का। इसके हिसाब से तो देश के हर बजट में हमेशा हर आइटम बढ़ जाता है। इसके हिसाब से तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उससे ज्यादा बजट हर चीज में मनमोहन सिंह ने दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार से ज्यादा बजट हर साल और मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार ने दिया था। उससे ज्यादा बजट हमेशा मोदी सरकार ने दिया था। इस बातों को अर्थशास्त्र नहीं कहा जाता। ऐसे लोगों को 5वीं कक्षा में दोबारा एडमिशन दिलवाया जाता है। रही बात 3 कानूनों की कि भैया 3 कानून नहीं बने इसलिए जो है, नहीं तो दुगनी होने वाली थी। 3 कानून हो जाते और इन लोगों ने 3 कानून लागू नहीं होने दिए। अब इसका भी सुन लीजिए। 2016 में मोदी जी बरेली में घोषणा करते हैं कि 6 साल में दुगना कर देंगे। जी ठीक है। और 4 साल तक मोदी जी को ये 3 कानून याद भी नहीं आते। 4 साल तक उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि भैया ये कानून करने दोगे तब दुगनी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। उनकी कमेटी भी नहीं कहती है कि ऐसा होगा। अचानक 4 साल के बाद मोदी जी जागे और लगा कि अरे 3 कानून नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ये इतना बड़ा मूर्ख मानते हैं आप इस देश के प्रधानमंत्री को, या कि गोली दे रहे थे 4 साल तक आप और सारे लोग मिलकर देश के लोगों को? और बोला क्यों नहीं, स्पष्ट तब क्यों नहीं बोला? अच्छा ठीक है, मतलब साफ है बहानेबाजी। स्कूल में बच्चा आता है ना, जब नंबर नहीं आते तब तमाम बहाने हो जाते हैं। एक मिनट गौरव भाटिया इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। विजय जी एक सेकंड। गौरव भाटिया देखिए सौरभ जी, चर्चा करना अच्छी बात है और विरोधियों का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन अगर विरोधियों को ऐसा लगना लगे कि मैं सर्वज्ञानी हूं, बाकी सब मूर्ख हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है और मैं आऊंगा केवल आलोचना करूंगा, तो ये अच्छी सकारात्मक चर्चा नहीं हो सकती है। और मैं बताता हूं कि किस तरह से किसानों का जीवन बदला है। दुगनी भी आय करेंगे, लेकिन बदला कैसे है? सबसे पहले तो 2,37,000 करोड़ रुपए जो एमएसपी पे फसल लेंगे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये मंशा दिखाता है कि नीयत ईमानदार है, साफ है। और एमएसपी ये लोग तो कहते थे खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं हो रही, रिकॉर्ड प्रावधान किया गया बजट का। दूसरी बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तो अपमान निधि बता रहे थे। 68,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है, 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और क्या किसानों का जीवन नहीं बेहतर हुआ जब 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया गया है? और जल्दी जल्दी मैं बता दूं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 15,500 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है। अर्बन सब्सिडी में 63,222 करोड़ का एलोकेशन है, ये 4,454 करोड़ ज्यादा है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 42,000 करोड़ रुपए है, जो 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक है। और मैं एक बात सबसे ज्यादा जो अहम है वो बताता हूं, जब हम कहते हैं कि हम घर देंगे, ये बात हमने कही ना, तो क्या इससे किसानों का जीवन नहीं बदलेगा? जब हम कहते हैं समय खत्म हो जाएगा, मैं पुष्पेन जी को एक बार जरूर लाना चाहता हूं चर्चा में, क्योंकि वो भी आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं। इससे किसानों का जीवन नहीं बदलेगा। पुष्पेन चौधरी, तो ये विचित्र बात है कि जो बड़े कदम हम उठाते हैं, ये लोग मानते हैं उससे किसान अछूता रह जाएगा। पुष्पेन जी, मेरा कहना यह है, देखिए ऐसा है कि कुछ योजनाएं, मैं सारी बातें जो योगेंद्र यादव जी ने कही है उससे संबद्ध होते हुए उन बातों को मैं पहले अपने उसमें कह चुका था। और विजय भाई से भी हमारा निवेदन रहेगा कि भाई आप फैक्ट्स पर आंक रहो, किसान नेताओं पे इस पे कमेंट करने से कोई लाभ नहीं होता। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो जो मनरेगा योजना जिसमें आपने बजट घटाया है लगभग 25,000 करोड़ का, घटाया नहीं है, आप जो है उन्हें रिस्टोर करें। जी, मतलब रिवाइज मनरेगा में सेम बजट है, 73,000 करोड़ रुपए। हाँ, 73,000 करोड़ रुपए 98,000 करोड़ था। मुझे बताने दो। और खर्चा पिछले वर्ष की 98,000 करोड़ रुपए रिवाइज बजट में। अच्छा, सिर्फ आंकड़े दे रहा हूं। हाँ, वो बस, अरे मैं भी, मेरे पास भी है वो, मैं वही कह रहा हूँ, रिवाइज्ड एस्टिमेट से ही कंपैरिजन होता है कि रिवाइज्ड में आपने क्या किया।
तो नहीं, 73,000 बजट करोड़ का रुपए जो बजट हुआ से ही है, होगा। हमारा निवेदन ये है, बजट का एस्टिमेट, हमारा बजट निवेदन- एस्टिमेट से ही तुलना होगी। अरे, अच्छा चले डिवाइस से नहीं। अच्छा गौरव जी ठीक कंप्लीट करने दें इनको। लीजिए, बोलिए। अब मेरा निवेदन ये है कि इस बजट को आप जो है बढ़ा करके रखें पहली बात, और इसमें कृषि कार्यों से इसको जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि मजदूर जो है खेती किसानी के कामों को भी मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से किया जाए, क्योंकि इस योजना में कई गड़बड़ियां हैं, जो अपव्यय होता है इसमें, या गैर उत्पादक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा, इसी तरह पीएम किसान योजना में हमने कभी नहीं कहा कि ये खराब योजना है, हमने केवल इस पे क्वेश्चन किया है कि इसकी अमाउंट कम है। इसकी जो 6,000 रुपए दे रहे हैं, इसको मांग तो हमारी 24,000 रुपए की थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इसको कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कर दें तो इसका बजट करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बैठेगा। अब विजय सरदाना भाई बताएंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स जो घटाया था 2019 में, जिसकी वजह से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ जो है सरकार पे पड़ रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। ये फैक्ट्स हैं, तो हमें भी जो है कम से कम उसी मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का, फिर समय निकल जाएगा। विजय सरदाना जी चलिए। देखिए, दोनों किसान नेताओं दोस्त हैं मेरे। जहां तक बात है स्कूल की, तो सर योगेंद्र भाई का स्कूल में नाम सलीम था, अब योगेंद्र हो गया। अब स्कूल में कैसे बदलता है वो मुझे नहीं पता। और रही बात की साहब किसानों की, जहां तक बात है बजट की, आपका इंटरव्यू है, देख लीजिएगा। अरे चलिए आपका छोड़िए उस नाम बात से। सलीम था स्कूल। विजय जी छोड़ दें, चलिए बोलिए। देखिए, दूसरी बात यह आई कि जो आपने मनरेगा की बजट की बात करी, नीड बेस्ड, अगर आपको लगता है इकोनॉमी रिवाइव हो रही है और एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेट जनरेट हो रहा है, तो आपको ज्यादा एलोकेशन की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। और रही बात तीसरी कि साहब कुल मिला के जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात है, आज जितना आपको टैक्स मिल रहा है, पिछली बार और इस बार में जो जीएसटी मिला है वो कॉर्पोरेट ने दिया है। आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कॉर्पोरेट ने दिया है। जो आपका इनकम टैक्स आता है वो कॉर्पोरेट देता है। अगर आप इस देश में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टर को कहना होगा कि भारत में आइए, आप यहां भी मुनाफा कमा सकते हैं, यहां इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके यहां पे रोजगार क्रिएट हो, टेक्नोलॉजी आए, आपको टैक्स रेवेन्यू मिले, जिससे आप किसानों की सब्सिडी भी देते हो। किसान की सब्सिडी कौन देता है? उसी टैक्स से मिलती है। तो बार बार ये कहना कि कॉर्पोरेट अगर चले गए तो आपको सब्सिडी भी किसान नहीं और मिलेगी। कॉर्पोरेट आपस में परस्पर विरोधी थोड़े ही हैं, उनका कोई विरोधाभास होना नहीं चाहिए। दोनों को ही आगे बढ़ना है, और दोनों के बढ़ने से ही देश आगे बढ़ेगा। योगेंद्र जी मेरे पास केवल 30 सेकंड, एक फाइनल कमेंट आपका, केवल 30 सेकंड। 100 बातों की एक बात। मैंने नहीं कहा था कि आमदनी डबल कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा डबल करेंगे। मैंने नहीं कहा कि 6 साल इसका प्रचार कीजिए, इन लोगों ने प्रचार किया। और जब आप कहेंगे कि मेरी परीक्षा होगी, आप कहेंगे इस तरह से मेरी परीक्षा होगी, तो भाई परीक्षा वाले दिन कोई आके पूछेगा तो सही कितने नंबर आए। अब कितना भी विजय जी घुमा लें, वैसे विजय जी को भी आप क्यों बेकार में अर्थशास्त्री लिखते हैं, भाजपा प्रवक्ता नंबर 2 लिखना चाहिए। जितना भी बोल लें, इस सवाल का उत्तर तो देना पड़ेगा। देश इस सवाल का उत्तर तो मांगेगा, और इसका उत्तर आपके पास है नहीं। समय के अभाव में आपको बीच पर रोक रहा हूं योगेंद्र जी, ठीक है। अब ये चर्चा तो अभी चलेगी आज के बजट की आने वाले कई दिनों में। गौरव भाटिया जी का, योगी और विजय सरदाना जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।